एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। तो पांचवा है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन। जैसे एल्कीन की थी वैसे अल्काइन की है। फर्क ये है कि एल्कीन में डबल बॉन्ड था, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसकी वजह से छोटा सा फर्क आएगा। तो अगर इथाइन की ओजोनोलाइसिस की जाए तो पहले बनेगा ओजोनाइट। अब चूंकि इधर ट्रिपल बॉन्ड है तो ओजोनोलाइसिस में दो बॉन्ड टूटते हैं, तो तीन तो नहीं टूटेंगे ना, तो दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड रहेगा हाइड्रोजन एसिड। तो दो पाई बॉन्ड टूटे हैं, उनसे वही ओजोनाइट वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो दिस इज ओजोनाइट हियर। अगेन जिंक के साथ इसका रिएक्शन करवा के हम अपना कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ बुक ने रूट चेंज किया, इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा है कि इसका रिएक्शन होगा वाटर से और H2O2 रिमूव होगा, यानी एक ऑक्सीजन ये ले जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? फिर बचेगा तो कंपेयर कीजिए अल्कीन से। अल्कीन में चूंकि ये बॉन्ड नहीं था, इसलिए हमें दो अलग अलग कार्बोनाइल ग्रुप मिले थे। यहाँ चूंकि दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बच गया है, तो आपको डायल मिलेगा, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें दो कार्बोनाइल ग्रुप एक ही कंपाउंड में। तो दिस इज कॉल्ड इथेन डायल, जिसका कॉमन नेमिंग में नाम है ग्लाइऑक्सल। तो अगेन फिर याद दिलाना, इक्वेशन इज नॉट माय प्रॉब्लम। मेरा इशू है इथाइन की ओजोनोलाइसिस ग्लाइऑक्सल या इथेन डायल बना। ठीक है, तो ये बात हमें याद है। ये पांचवा नॉर्मल रिएक्शंस में आया। अब एबनॉर्मल क्या है? भाई एबनॉर्मल ये है कि हमारी दो बातें आप इसमें याद रखेंगे। अल्कीन सबसे लेस रिएक्टिव था, अल्कीन उससे रिएक्टिव था क्योंकि उसमें एक पाई बॉन्ड था। अल्काइन में दो पाई बॉन्ड है, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? शुड बी मोर रिएक्टिव देन अल्कीन, बट ऐसा नहीं है। अल्केन सबसे कम रिएक्टिव है, अल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, अल्काइन बीच में है। स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ये अल्कीन से कम रिएक्टिव है। और उसकी एक वजह अब यहाँ पे भी आ रही है कि जिसमें डबल बॉन्ड हो उसे तो एडिशन रिएक्शन तबाहीदार करने चाहिए, कर तो रहा है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन भी करता है। अब ये सब्स्टिट्यूशन करना है तो अनसैचुरेटेड की पहचान नहीं थी, तो ये क्यों करता है? तो आप उसकी स्टोरी सुने। तो अब सबसे पहले देखना है, हमने कहा कि ये है टॉपिक बेसिकली एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस। एसिडिक का मतलब होता है जो पानी में जाकर प्रोटॉन या हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करता है। हमारा कहना है कि जब आप अल्काइन लाइक इथाइन को पानी में डालते हैं, तो इसके जो दो हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव की सूरत में अलग हो जाते हैं। दैट शोज इट इज एसिडिक, ऑल्दो इट इज अ वेरी वीक एसिडिक। यानी हमारे ऑर्गेनिक में कार्बोक्सिलिक एसिड तो है एसिड, फिर फिनोल एसिड है, फिर अल्कोहल भी एसिडिक है, ये उनसे भी क्या गुजरा है, तो ये सबसे कम एसिडिक है, लेकिन नाम का ही सही, बट एसिडिक है। सवाल ये पैदा हुआ कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो नॉन पोलर होता है या ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, तो ये कैसे आयनाइज हो सकता है? अगर हो सकता है तो व्हाई नॉट अल्कीन, व्हाई नॉट अल्केन? अल्केन और अल्कीन में तो नहीं होता था, तो यहां कैसे हो रहा है? तो इसका जवाब ये है कि अगर आप इस सिचुएशन को कंपेयर करें विद इथीन और इथेन, तो आपको फर्क ये नजर आएगा कि सब में है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो वजह है, जिस बॉन्ड की ओवरलैपिंग से वो बना है, उसमें फर्क है। The carbon which forms triple bond is sp hybridized. The carbon which forms double bond is sp2 hybridized. And the carbon which forms single bond is sp3 hybridized. हाइड्रोजन का तो वही है ना, s ऑर्बिटल।
लेकिन यहाँ ओवरलैपिंग है sps, यहाँ है sp2s, यहाँ है sp3s। ये फर्क पैदा है। तो हमने कहा फर्क ये पड़ता है कि खास तौर पर हाइब्रिडाइजेशन में हम एक पॉइंट आपको याद रखवाते थे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में p कैरेक्टर 75%, s कैरेक्टर 25%, sp2 में p कैरेक्टर 66.67, s 33.33, और sp में 50% s 50% p। तो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में s का कैरेक्टर p के बराबर है, और वो बॉन्ड जो s की ओवरलैपिंग से बनते हैं वो वीक होते हैं, और जो p की ओवरलैपिंग से बनते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन में चूंकि s का रोल बहुत बढ़ गया, तो ये जो बॉन्ड sps ओवरलैपिंग से बन रहा है ये रिलेटिवली बहुत वीक होता है, इसलिए ये पानी में जाके आया है। इधर वाले में चूंकि p कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है तो ये बॉन्ड रिलेटिवली स्ट्रांग है, ये पानी में जाके इस तरह आयनाइज नहीं। तो इसका मतलब है दो बातें पता चली। अल्काइंस में जहां sp3s ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है, वो बॉन्ड छोटा सा जरा सा एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा। जब वो एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा और ऐसा शो करेगा तो ये किसी भी मेटल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। यानी अब जब ऑलरेडी H प्लस अलग हो गया तो अब कोई भी कैटायन आकर इसके साथ लग सकता है, तो ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से दे आर शोइंग सब्स्टिट्यूशन। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें रियलाइज करना है, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन वाला काम है जो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन की वजह बनेगा, ये सिर्फ वो हाइड्रोजन शो कर रहा है जो ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अब इसको सुनने के बाद अगर मैं आपके सामने प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बनाकर पूछूं कि ये भी एसिडिक है, बताइए ये पानी में जाएगा तो कितने हाइड्रोजन आयनाइज करेगा? तो आप कहेंगे सिर्फ एक, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन के साथ सिर्फ ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये तीन हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड वाले के साथ लगे हुए हैं। इसका मतलब है यस इट आल्सो शो द एसिडिक कैरेक्टर बट इट कंटेन्स वन एसिडिक हाइड्रोजन। और फिर इसके बाद जैसे ही हम आपके सामने लिखेंगे टू ब्यूटाइन तो बात समझ में आएगी। टू ब्यूटाइन अल्काइन है, मगर जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं उनके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये एसिडिक नहीं होगा। तो इट इज नॉट एसिडिक। तो स्टोरी का एंड ये हुआ कि ये जो खूबी जो बातें हम आपसे करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एसिडिक कैरेक्टर, ये सारे अल्काइंस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये सिर्फ उन अल्काइंस की है जिनका ट्रिपल बॉन्ड कोने पर है, क्योंकि जब कोने पर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके साथ हाइड्रोजन लगा होगा। तो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा वन अल्काइन। So this is not the property of all alkynes, but it is the property of those alkynes where the triple bond is at the corner or carbon number 1, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं terminal alkynes. So terminal alkynes are acidic. तो एक मशहूर सवाल बनता है, which one of the following is not acidic? और ऑप्शन हो इथाइन, प्रोपाइन, 1 पेंटाइन, 2 ब्यूटाइन। तो अब आपने जब चार ऑप्शन देखे तो आपकी नजरों में आएगा कि इन चारों में कोई एक ऐसा अल्काइन है जिसका ट्रिपल बॉन्ड कोने पे नहीं है और इसलिए उसके साथ एसिडिक हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, और वो होगा सिर्फ और सिर्फ 2 ब्यूटान। आप स्ट्रक्चर भी बना के इत्मीनान कर सकते हैं। इथाइन प्रोपाइन में तो है ही ट्रिपल बॉन्ड कोने पर, और पेंटाइन 1 पेंटाइन लिखा है, इट मींस इट्स एट द कॉर्नर, तो 2 ब्यूटाइन शुड बी द अल्काइन, सामने ही बना हुआ है, जिसके साथ कोई एसिडिक हाइड्रोजन। तो एक ये सवाल, ये पहचान हो कि अगर हम आपको मुख्तलिफ नाम या फॉर्मूले दे दें तो आप हमें बता सकें कि किसमें एसिडिक कैरेक्टर होगा और किसमें एसिडिक कैरेक्टर नहीं। अब जिसमें भी एसिडिक कैरेक्टर होगा वो जो प्रॉपर्टी शो करेगा वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। कॉपर और सिल्वर दो मेटल्स हैं जिन जो अंडर दीज कंडीशंस के हम
अमोनिया इस्तेमाल करें तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके वो सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। सिर्फ ये दो नहीं करते, जैसे मैंने कहा सिंस दे आर एसिडिक, तो कोई भी रिएक्टिव मेटल यहाँ सब्स्टिट्यूट हो सकता है। हु इज रिएक्टिव अदर देन अल्कली मेटल्स? अल्कली मेटल से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो यस, यहाँ अल्कली मेटल भी सब्स्टिट्यूट होते हैं। लास्ट बुक में उनका भी रिएक्शन था, सोडियम के साथ हम ये रिएक्शन दिखाते थे। इस सिलेबस में चूंकि वो रिएक्शन हट गया इसलिए हम उसका तस्करा नहीं कर रहे। तो उसकी अहमियत इस वजह से कम थी कि जिस पर्पस के लिए हम ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो पर्पस है कि हम टर्मिनल अल्काइंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सिंपल केमिकल टेस्ट। आपको याद है हमने आपसे कहा था ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करें और उसका कलर डिकलराइज हो जाए तो ये इंडिकेट करता है कि कंपाउंड में पाई बॉन्ड है। तो अल्कीन भी ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करता है, अल्काइन भी ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करता है, मगर अल्केन नहीं करता। तो इसका मतलब है अल्केन का अगर अनसेचुरेटेड अल्कीन अल्काइन से कंपैरिजन कराया जाए, ब्रोमीन वाटर इज द टेस्ट। लेकिन अब कोई क्या है, अल्कीन और अल्काइन का कराए तो दोनों ही ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कर देते हैं, फिर कैसे पता चलेगा कौन अल्कीन है कौन अल्काइन? तो हमने कहा सिंपल केमिकल टेस्ट में सारे अल्काइंस को तो हम नहीं ला सकते, लेकिन टर्मिनल अल्काइंस और अल्कीन का डिफरेंस कैसे पता चलेगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो जो कॉपर और सिल्वर के रिएक्शन हमने पिक किए हैं उसकी वजह यह है कि कॉपर की सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में एक रेड प्रेसिपिटेट मिलते हैं और सिल्वर के साथ सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं। ये दोनों हमें नजर आए। सोडियम के साथ रिएक्शन के नतीजे में सॉल्युबल सॉल्ट बनता था, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनते। तो उस रिएक्शन का हम ये फायदा नहीं उठा सकते, इसलिए हमने उसका यहाँ तस्करा नहीं किया, वरना वो रिएक्शन तो वो भी करता है। तो इसका मतलब है हमें दो सब्स्टिट्यूशंस पढ़ने हैं, वन इज विद कॉपर एंड अदर विद सिल्वर। और उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि दे आर यूज्ड फॉर द सिंपल केमिकल टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। तो हमारी सिंपल एग्जांपल रहेगी इथाइन। तो पहला है रिएक्शन विद cuprous chloride, CO2Cl2 is cuprous chloride। तो अगर इथाइन है और cuprous chloride in the presence of ammonia, that's why इसको हम यूं भी कहते हैं अमोनिकल cuprous chloride। तो दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, उसकी जगह कॉपर लगेगा और वो हाइड्रोजन Cl के साथ मिलकर HCl बनाएंगे। तो ये कंपाउंड कहलाता है कॉपर एसिटाइलाइट रेड पीपीडी। और दूसरा हुआ रिएक्शन विद silver nitrate, again this is in the presence of ammonia, so this is ammonical silver nitrate। तो दोनों हाइड्रोजन की जगह सिल्वर लग जाएगा and our side product should be HNO3। ये कहलाएगा सिल्वर एसिटाइलाइट and this is white। अगेन सिर्फ इस बात के लिए कि इक्वेशन से बात समझ में आ जाती है हो क्या रहा है। अदरवाइज आपके लिए इन दोनों इस टॉपिक में याद करने की नंबर वन बात, हम ये जान सके कौन सा अल्काइन एसिडिक है कौन सा नहीं। हम ये भी जान सकें कि एसिडिक होने की वजह क्या है। सो दी acidic hydrogen of alkynes are those which are bonded with triply bonded carbon, and why? Because that carbon is having sp hybridization। Because of the greater character of s in sp hybridized orbitals, it shows the acidic character। फिर दूसरी अहम बात रिएक्शन। तो रिएक्शन में सिर्फ रिजल्ट्स, सब्स्टिट्यूशन हो रही है कॉपर की और सिल्वर की, उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है क्यूप्रस क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, किसकी मौजूदगी में? अमोनिया की मौजूदगी में। प्रोडक्ट बनता है कॉपर एसिटाइलाइट और सिल्वर एसिटाइलाइट। कॉपर एसिटाइलाइट का कलर रेड है और सिल्वर एसिटाइलाइट का कलर व्हाइट है, और दैट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई दीस अल्काइंस। और एक इसमें सप्लीमेंट्री बात है, लेकिन अच्छा है हमें पता हो। मैंने लोग सवाल किया क्यूप्रस, तो हर एक को पता हो कॉपर का चार्ज +1 हो
तो वो क्यूप्रस कहलाता है। कॉपर का चार्ज +2 हो तो वो क्यूप्रिक कहलाता है। क्यूप्रस वाले जितने भी कंपाउंड हैं वो रेड कलर के होते हैं, क्यूप्रिक वाले जितने भी कंपाउंड हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। आगे एक तो हम फैलिंग सोल्यूशन पढ़ेंगे, इसमें चूंकि ये आएगा तो ब्लू कलर आएगा, तो कनेक्शन बनता है, हमें दोनों का पता होना चाहिए। तो क्यूप्रस क्लोराइड इट मींस ऑलरेडी रेड है मगर पानी में सॉल्युबल है, इसलिए इशू कलर के साथ साथ ये भी है कि हम एक रेड कलर का सॉल्यूशन यूज करते हैं तो रेड पीपीटी बनती है, इनसॉल्युबल पार्टिकल। दैट प्रूव्स दैट यस द ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और एसिडिक अल्काइंस आर प्रेजेंट। That completes alkane, alkenes and alkynes. The hydrocarbons first part, और जैसा कि अब हमें पता है the last part is about benzene. This is an example of aromatic compound. एरोमा का मतलब है खुशबू, फ्रेग्रेंस। तो जो परफ्यूम्स की दुकानें होती हैं उसमें अक्सर लिखा होता है एरोमेटिक्स, खुशबू वाली चीज। तो ये नाम मिसनॉमर है अब, यानी कि अपने कैरेक्टर से मैच नहीं करता। तो ये नाम हमें शुरू शुरू में गलतफहमी में दिया था कि जो कुछ शुरू के मेंबर्स, जब बोल्ड केमिस्ट्री थी हमारे पास, तो हमने कुछ ऐसे कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई किया जिनमें बहुत अच्छी खुशबू, और उनका नाम रख दिया एरोमेटिक। बाद में जब स्ट्रक्चर स्टैब्लिश हुआ तो हमें नजर आया कि ऐसे खुशबू वाले कंपाउंड्स में स्ट्रक्चर रिजेम्बलेंस है। फिर उन्हीं में बेंजीन डिस्कवर हुआ। बेंजीन का स्ट्रक्चर उन खुशबू वाले कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर से मैच करता था, लेकिन बेंजीन की का खुशबू तो था, बदबू से भी कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि दैट इज कार्सिनोजेनिक, इससे कैंसर होता है। अगर इसके वेपर सुन लेना, बेंजीन इसलिए वेरी जो तो इट्स अ डेंजरस। एक और लतीफा भी सुनाता हूँ। हम लोग बचपन से हमने साइंस के लिए जहाज किया है। इस वक्त मैं स्कूल में था तो 9th क्लास में हमसे बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट निकलवाया जाता था। एंड एक अरसे तक 93 94 तक ये हैबिट रहा कि 9th में बच्चों से बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट निकलवाते थे। तो जाहिर सी बात है बॉयल करते वक्त उसके तो वेपर्स और भी बनते होंगे। तो हमें पता था बाद में कैंसर हॉस्पिटल बनाना है, तो मैंने कहा मरीज अभी से जमा करने शुरू कर दें। यानी इस कदर बेवकूफ़ी थी, हम तो बच्चे थे, हमें तो बाद में समझ में आया कि ये हमारे साथ हुआ क्या। और मैं तो इसलिए फंसा कि मैंने पहले निकाला, फिर मैं बच्चों के लिए करवाता था, तो उनको सब आता था बॉइलिंग पॉइंट निकालना, हर दफा मुझे ही निकालना पड़ता था। तब मुझे समझ में आया ना ऐसा क्यों हो गया। क्या हो गया। तो खैर वो चेंज हुआ, और फिर 95 96 में कहीं जाके चेंज हो गया, उन्होंने इथेनॉल रखा। अब जमाना इतना अच्छा आ गया है, काहे का इथेनॉल, कौन सी बेंजीन, अब सिलेबस में है बॉइलिंग पॉइंट निकालना ही नहीं पड़ता। आपने को निकाला नहीं पता, ये सबसे अच्छा एडवांस हमारा तरीका होगा। तो उस वक्त कम से कम निकाल तो लेते थे, चलो जान पे खेल के निकालते थे, लेकिन कर लेते थे। तो बेंजीन का आप खुशबू बदबू से बता, तो इसलिए अब लफ्ज एरोमेटिक नाम का एरोमेटिक रह गया। नाउ इट इज एसोसिएटेड विद ए स्पेशल स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सीधा सा हिसाब है, आपने अभी जो कंपाउंड्स पढ़े वो कौन थे, सिंगल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड अल्कीन, और डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड अल्कीन एंड अल्काइंस। तो हमें ये नजर आया कि जिन कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड है वो सैचुरेटेड एंड दे शो अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्टेबिलिटी, लेस रिएक्टिव। और जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है दे शो मोस्टली एडिशन रिएक्शन, अनस्टेबिलिटी, रिएक्टिव। तो अभी बेंजीन में 3 3 डबल बॉन्ड है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, उसका ताल्लुक इधर वालों से होगा ना। लेकिन हमने क्या देखा, बेंजीन इज शोइंग मोर सैचुरेटेड बिहेवियर देन द अनसैचुरेटेड। दैट शोज कि दिस इज अ थर्ड कैरेक्टर। और वो थर्ड कैरेक्टर ये है कि ऐसे कंपाउंड जो शक्ल से अनसैचुरेटेड है, अमल से सैचुरेटेड है, दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड एरोमेटिसिटी। Aromaticity means the saturated behavior of the unsaturated compounds. तो हिसाब बन गया ये कि aromaticity is saturated behavior of unsaturated compounds. अब सवाल ये पैदा हुआ क्यों, जब वो अनसैचुरेटेड है, बजाहिर मिडबल बॉन्ड है, तो फिर वो क्यों नहीं दिखाते।
ऐसी क्या बात हो गई? तो फिर इसे समझने के लिए हमने कहा कि वी शुड गो फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल treatment of benzene. This is basically its MOT, molecular orbital treatment. हाइब्रिडाइजेशन से ही हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बताएंगे, लेकिन बेसिकली ये समझाने की कोशिश करेंगे व्हाट इज डिफरेंट इन द डबल बॉन्ड्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन के डबल बॉन्ड क्यों डिफरेंट हैं, वो वैसा ही क्यों नहीं बिहेव कर रहे जैसे अल्कीन में होते हैं। और वहां के हिसाब से तो जिसमें 3 डबल बॉन्ड हो वो तो तबाहीदार रिएक्टिव होगा। हम एक डबल बॉन्ड वाले को अल्काइन से आगे बिठा गए हैं, तो 3 डबल बॉन्ड वाला तो पता नहीं क्या निकलेगा, वो तो कंपाउंड होना भी नहीं चाहिए दुनिया में, इतना अनस्टेबल होगा। तो फिर ये बेंजीन क्या चीज है? तो हमने कहा आहिस्ता आहिस्ता करते हैं सारी बातें। पहली बात, बेंजीन का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H6, so there are 6 carbon. Each carbon is sp2 hybridized. अब हर कार्बन sp2 hybridized है, that's the first point. That means हर कार्बन ने जो 4 ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में इस्तेमाल करने हैं उसमें से 3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, एक अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो आप पहले बताएं वो जो 3 हाइब्रिडाइज्ड हैं जिन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया है वो क्या कर रहे हैं। सो ईच कार्बन forms 2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स बाय sp2 ओवरलैपिंग। सबसे पहली बात, हर कार्बन ने 2 कैसे लिखते हैं, क्योंकि इनको केमिस्ट्री नहीं आती, इसमें पता नहीं कौन सा वाला सॉल्वेंट डाला हुआ है, इसकी स्मेल है नहीं, नाम भी इतने छोटे छोटे लिखते हैं ना ताकि पढ़ भी ना सके। चला गया ना, दोबारा केमिस्ट्री की लैब में चला गया। कौन सी चीज डाली थी? अच्छा, एक बात हो गई। तो इसका इसका मतलब हर कार्बन 2 कार्बन से मिला हुआ है, तो इसी से अंदाजा हो रहा है कि शुड बी साइक्लिक, क्योंकि इसके राइट पे भी लेफ्ट पे भी कार्बन है, तो खुद ब खुद साइकिल बनेगा। और ईच कार्बन forms 1 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बाय sp2s ओवरलैप। ये तो हो गई सीधी सी बात, जिससे हम सबको याद है। हम जब बेंजीन का ये स्ट्रक्चर सोचें तो ऐसा बनेगा। Each carbon forms 2 single bonds with neighboring carbon and 1 with hydrogen. So total 3 बन गए, चौथा रह गया। चौथे के बारे में हमने कहा that's the unhybridized orbital, जो बेसिकली इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, ऐसे हर कार्बन के साथ ऐसे बाहर निकला हुआ, और वो अपने नेबर के साथ मिलकर पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर मैंने इससे पूछा कि तुमने पाई बॉन्ड किससे बनाना है, इसके 2 नेबर हैं, ये कहता है मुझसे बनाओ, ये कहता है मुझसे बनाओ, किससे बनाओ? आप होते ये कार्बन तो क्या करते? ऐसे सोचें, जहां आप बैठे हैं आपके दोनों तरफ 2 बच्चे और बैठे हैं। अगर हम आपको ये चॉइस दें कि अपने से बराबर वाले में से किसी एक को वो च्युइंगम दीजिए जो आपके पास एक्स्ट्रा है, हाउ कुड यू चूज? आपकी चॉइस किस बेस पर होगी? कोई वजह होगी ना, ये मेरा दोस्त है ये नहीं है, नहीं इसको उसको कभी ना। अगर फर्ज कीजिए देने वाली च्युइंगम टॉफी जो भी आपके पास है वो एक है, और आपके दोनों तरफ बैठे हुए जो लोग हैं वो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। मेरे दोनों तरफ मेरे 2 बेटे बैठे हुए हैं, मेरी 2 आंखें हैं, मैं अब ये तो नहीं कहता ये बेटा प्यारा ये बेटा प्यारा नहीं है। अगर वो एक है मैं क्या करूंगा? बीइंग इंसान, मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि मैं वो च्युइंगम बाहर ही नहीं निकालूंगा, क्योंकि आई कैन नॉट, बाहर हो रही है ना बारिश, अंदर तो नहीं हो रही, आई कैन नॉट डिवाइड इट, ठीक है ना। अगर मैं फादर हूं और मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं और चीज मेरे पास एक ही है, तो मैं कहूँगा यार इस वक्त ना ही निकालू, नहीं तो ये लड़ाई है। जब मैं ऐसे 2 ले लूंगा तब एक इसको दूंगा एक इसको, तो इंसान हूं ना। ये क्या करे, ये तो इंसान ही नहीं है। इनके पास ये साइंस का बहुत बड़ा इशू, हमने तो बड़े प्यार से इसको एरोमेटिसिटी रेजोनेंस सब कह दिया, कि क्वांटम मैकेनिक्स वालों का सबसे बड़ा इशू कहते हैं इफ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट
in two different ways and the probability is same कि ये इसके साथ भी और इसके साथ भी दोनों के साथ एक ही काम कर सकता है एंड दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क का तायुन कैसे होगा? फर्क का तायुन ऐसे होगा, दोनों के दरमियान डिस्टेंस इक्वल हो, बिल्कुल होगा जब सब sp2 हाइब्रिड आ जाए तो इक्वल होगा। फिर ये दोनों एक ही प्लेन पे हों, अगर आपने देखा बेंजीन के लिए खास तौर कहते हैं हेक्सागोनल प्लेन, सारे कार्बन एक प्लेन पे हैं। फर्स्ट कीजिए यहाँ के एक कार्बन यूं उठे हुए होते तो आप इस कार्बन ये कहता है यार इससे मिलने के लिए थोड़ा टेढ़ा होना पड़ रहा है, हाँ, इसके बाद नहीं यार, तो इक्वेलिटी में फर्क आ गया ना, सारे ऑप्शंस इक्वल है। तो फिर अंडर दीज सर्कमस्टांसेस देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, और वन सॉल्यूशन ये है कि ये कार्बन अपना पाई बॉन्ड दोनों के साथ बनाएगा। तो ये कैसे होता है? और यही हमें शास्त्र समझ में आया कैसे। कहते हैं नेचर की कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं समझ सकते। हम एक साथ दो काम कैसे कर सकते हैं? जब इलेक्ट्रॉन एक है तो एक ही वक्त में दो को कैसे देते हैं? बड़ा मुश्किल है, हम तो बड़ा आसान करके टाइम पास कर देते हैं अपना, एक दफा इधर से बनाता है एक दफा इधर से। जी नहीं, असल कॉन्सेप्ट है एट द सेम टाइम वो दोनों से डबल बॉन्ड बना रहा है। हाउ? बोले इसी को तो रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेंस की डेफिनेशन बनी, इफ ए स्ट्रक्चर और अ मॉलिक्यूल can exist in two structures with same position of atoms and different positions of pi electron। ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल आइन जिनमें दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर आप बनाएं जिसमें कोई एटम अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जब कोई एटम अपनी जगह से नहीं हिलेगा तो ये आइसोमर नहीं हो सकते। याद कर लें सारे, स्ट्रक्चरल भी स्टीरियो भी, सब में आप एटम की जगह बदलते थे। स्टीरियो में भी कहते थे लेफ्ट पे या राइट पे। हम क्या कह रहे हैं? हम दो स्ट्रक्चर या दो से ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे इसमें एटम्स को नहीं छेड़ेंगे, वो वहीं रहेंगे, फिर भी दो स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? बोले इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज करके, और ये प्रॉपर्टी कहलाती है रेजोनेंस। तो इसका मतलब है इसके पास आसान लफ्जों में ऑप्शन है, ये इससे बॉन्ड बनाए, ये इससे बनाए, ये इससे बनाए। दिस इज वन पॉसिबिलिटी एंड द अदर पॉसिबिलिटी इज ये इससे बनाए, ये इससे बनाए और ये इससे बनाए। तो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। देख लें इसमें सारे एटम अपनी जगह पर है, इसी एटम को नहीं छेड़ा मैंने सिर्फ पाई बॉन्ड की रिलेटिव पोजीशन छेड़ी है। तो इससे कम से कम आप ये नहीं कह सकते ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड। नो, दोनों अलग कंपाउंड है, दोनों की प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम है, फिजिकल भी केमिकल भी। तो फिर ये क्या है? बोला एक ही कंपाउंड की दो शक्लें हैं, एक ही कंपाउंड के दो पोज हैं, दो ओरिएंटेशंस हैं। इससे फायदा ये हुआ कि जब डबल बॉन्ड ऐसे अपनी जगह चेंज कर सकता है तो इस डबल बॉन्ड पर हमला करना, इसे रिएक्शन में यूज करना मुश्किल हो गया। वो डबल बॉन्ड जो एक जगह पे फिक्स है, दो कार्बन के दरमियान फिक्स है, उस पर कोई भी चीज अटैक करके उससे रिएक्शन करे आसान है। लेकिन अगर वो अपनी जगह बदल ले तो फिर उस पर हमला करना मुश्किल है। हम अक्सर ये एग्जाम्पल देते थे, पंखे के तीन पर रुके हुए हों तो आप उसमें से किसी भी पर को जाके आराम से पकड़ ले, कोई इशू नहीं है। पंखा चला दें और फिर कहें आपसे, तो आपको अंदाजा फिर क्या होगा। सो मूविंग चीज को ट्रैक करना, अटैक करना रिलेटिवली मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। तो इसलिए कहा कि चूंकि इसके डबल बॉन्ड्स का हिसाब मूविंग हो गया है, इसलिए ये कंपाउंड आम डबल बॉन्ड जैसे कंपाउंड्स की तरह बिहेव नहीं करता, और ना ही आम डबल बॉन्ड जैसे कंपाउंड्स की तरह रिएक्शन करता है, बड़ी मुश्किलों से रिएक्शन करता है क्योंकि इसके डबल बॉन्ड हाथ ही नहीं आते। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो आखिरी बात, इस स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे हम? वन कार्बन कार्बन pi bond is formed by lateral overlapping of unhybridized p orbital। और इसी में आई ये बात रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। तो हमने कहा बेंजीन रेजोनेंस शो करता है, इसके दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें सारे एटम एक ही जगह पर और सिर्फ pi इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को जैसे अभी मैंने कहा हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। सवाल ही पैदा हुआ जब ये भी और ये भी एक जैसे ही हैं तो हम जब रिएक्शंस के लिए बेंजीन को लिखें तो किसको लिखें?
तो हमने उसका इलाज बताया, अगर इसको लिखते हैं तो भी ये गलत फहमी पैदा होगी कि डबल बॉन्ड सिर्फ यही है, फिर आप एरोमेटिसिटी कैसे समझाएंगे। इसको लिखते हैं तो भी ये गलत फहमी है। तो हमने इलाज ये निकाला कि एक सब्सटेंस के जितने स्ट्रक्चर उन्हें मिक्स कर दें, उनका मिक्सचर बना दें। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड का मतलब है मिक्सिंग। तो इन दोनों का मिक्सचर कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड, और वो बनेगा ऐसा। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। अगर आप नोटिस करें तो जब आप इसको इसके ऊपर रखेंगे तो खुद ब खुद सारी जगहों पर डबल बॉन्ड की लाइन आ जाएगी। तो हम उसको सर्किल बना के लिखते हैं, which shows that the double bond are not confined to a particular two carbons। वो दो कार्बन के दरमियान confined है। इस वजह से बेंजीन शो करता है एरोमेटिसिटी। इट इज मोर अल्कलाइन टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन द एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब है बेंजीन एडिशन रिएक्शंस दिखाता है, लेकिन रिलेटिवली मुश्किल से और कम, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा अच्छे तरीकों से दिखाता है, एज कि इसका बिहेवियर अनसैचुरेटेड जैसा नहीं है। तो हम इस वक्त सिर्फ वो दो रिएक्शन डिस्कस कर सकते हैं जो बेंजीन के एडिशन रिएक्शंस हैं। हमें याद है दो टाइप, एक बेंजीन के एडिशन है और एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन है। दो चीजें हैं। तो एडिशन जो कि बड़ी मुश्किलों से और लिमिटेड है, वो कौन से हैं? पहला, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसको आप हाइड्रोजनेशन कहेंगे, चूंकि बजाहिर ही सही मगर इसमें तीन डबल बॉन्ड है। तो जब हम जबरदस्ती ऐड करेंगे आसानी से तो होगा नहीं, तो यही ट्रिपल डबल बॉन्ड खत्म होंगे। इसलिए हर बेंजीन जब हम उसके एडिशन रिएक्शन शो करें तो हम ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर चूज करें ताकि समझा सकें। तो ये तीन हाइड्रोजन अपने अंदर ऐड करेगा, तीनों डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे और हमें बेंजीन से सिंपल साइक्लोहेक्सेन मिलेगा। इस रिएक्शन के लिए हमें निकेल कैटेलिस्ट यूज करना है और हीट। फिर डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन के एडिशन के लिए तो आप अल्कीन में भी निकेल वगैरह भी यूज करते थे, निकेल प्लाटिनम प्लाटियम, और हीट भी करते थे। तो वो तो सेम यहाँ पे भी है, यहाँ भी निकेल प्लाटिनम प्लाटियम तीनों यूज हो सकते हैं। बुक में सिर्फ निकेल का नाम लिखा था, मैंने लिख दिया, और हीट भी। तो यहाँ तक तो सेम है। हेलोजन में क्या बताया था? क्लोरीन ब्रोमीन स्पेशली तो रूम टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस ऐड हो जाते हैं। मैटर ऑफ फैक्ट आज की तारीख का ये है, हमने आज तक बेंजीन से सिवाय क्लोरीन के और किसी हेलोजन का एडिशन रिएक्शन नहीं कर पाया, इधर फ्लोरीन नॉर ब्रोमीन और आय। सिर्फ क्लोरीन का बहुत मुश्किलों से जबरदस्ती हम कर पाए हैं। तो एक तो यही इसके एरोमेटिक कैरेक्टर को जाहिर करता है कि हेलोजन के साथ इसका बिहेवियर बहुत ही डिफरेंट है। सिर्फ क्लोरीनेशन हो सकी आज तक बेंजीन की, और वो भी कैसे, जो डबल बॉन्ड की रूम टेम्परेचर पे हो जाती है। उसके लिए हमने कहा अगर आप बेंजीन में तीन डबल बॉन्ड है, इसलिए तीन ही क्लोरीन ऐड होंगे, सनलाइट देंगे, तकरीबन 400 एटीएम का प्रेशर देंगे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड हीट देंगे, तब कहीं जाके ये एडिशन होगा। और जब हर कार्बन के साथ एक एक क्लोरीन लग जाएगा और डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। और इसका नाम बनेगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब जो आखिरी सेगमेंट होगा बेंजीन का, दैट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। शायद पहली आसानी आ रही हो। तो हमें याद है कि ये पांच थे और फिर इनका मैकेनिज्म था। बेसिकली एक ही मैकेनिज्म था जिसमें हमने पांचों एग्जाम्पल्स को फिट किया था। अब उस मैकेनिज्म की हमें एमसीक्यूज में जरूरत नहीं पड़ती। हमें जरूरत पड़ेगी इस बात की कि हमें पांचों एग्जाम्पल्स की ये डिटेल बताओ। बेंजीन को किस चीज से रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा, क्या साइड प्रोडक्ट होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट हम सबको याद है इन रिएक्शंस में कैटेलिस्ट इस्तेमाल है। तो अब पांच हैं, हेलोजिनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। We must know for each substitution which reagent gonna be reacted with benzene,
in the presence of which catalyst, what should be our major product and what should be the side product. तो ये इंफॉर्मेशन अब हमें चाहिए, तो यहां से इसे कंटिन्यू करना है। तो नेक्स्ट क्लास में ये बेंजीन खत्म होगा और हम अल्काइल हैलाइड्स का चैप्टर शुरू करेंगे। याद रखें, जो आपने अल्काइल हैलाइड थ्योरी में पढ़ा था उसमें अल्काइल हैलाइड भी थे और अमाइंस भी थे। पीएमसी के सिलेबस में अमाइंस नहीं है और अल्काइल हैलाइड्स में ग्रिग्नॉट रिएजेंट नहीं है। इसका मतलब है हमें अल्काइल हैलाइड्स SN1 SN2 और E1 E2 रिएक्शंस तक करना है। तो अगर पढ़ के आएंगे तो दैट विल हेल्पफुल फॉर अस। ठीक है। हाँ बहुत सांस ले रहे हो किसने माना